तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अभी अभी रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मनी हेस्ट सीजन 5। और दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हमने इसी चैनल पर मनी हेस्ट के सीजन 1, 2, 3 एंड 4 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और हर सीजन की एक्सप्लेनेशन लगभग 1 घंटे से लेके आधे घंटे तक लंबी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक से उन एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो उन्हें आप लोग पहले देख ले, नहीं तो आपको ये सीजन 5 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आज हम इसी वीडियो में सीजन 5 पर डिटेल में बात करेंगे। और गाइज अगर आपको ओरिजिनल सीरीज भी देखनी है तो आप उसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीजन 5 के एपिसोड 1 के शुरुआत में हम कहानी को वहीं से स्टार्ट होता हुआ देखते हैं जहाँ पर एलिसिया ने प्रोफेसर को पकड़ लिया था और वो उसके बेस तक पहुँच गई थी। प्रोफेसर एलिसिया के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है, पर एलिसिया साइड में गोली मार के उसे बोलती है कि मैं तुम्हें 1 सेकंड में गोली मार सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिकॉज उसे काफी इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है। और फिर वो प्रोफेसर को उसका पूरा प्लान पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, सोने को कैसे बाहर निकालने वाले हो और अंदर कितने लोग हैं। पर प्रोफेसर अपना मुंह नहीं खोलता। इनमें आपस में थोड़ी सी हाथापाई होती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। देन कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम तुम्हारे और हमारे फेवरेट कैरेक्टर को यानी कि बर्लिन को देख पाते हैं, जो अपने बेटे के साथ था। और बर्लिन के बेटे का नाम था राफेल। वो उसे एक होटल में ले जाता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। एंड बाद में बर्लिन मेन मुद्दे पर आता है और अपने बेटे को बोलता है कि समय आ गया है कि तुम अब उसी की तरह चोरी की दुनिया में एंटर करो। तो उसका बेटा साफ साफ मना करके ये बोलता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो हैकिंग भी जानता है और उसके पास खुद का एक जॉब भी है और वो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बर्लिन पलट के जवाब देता है कि मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसीलिए बनाया ताकि तुम उसके काम आ सको। ये सुन के इनमें आपस में थोड़ी सी बहस होती है और राफेल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम प्रोफेसर एंड रकेल को देखते हैं और प्रोफेसर रकेल को प्लान समझा रहा था कि वो लोग चोरी के टाइम क्या करेंगे। और वो रकेल को बोलता है कि अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाता है तो वो लोग कैसे उस साथी को बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचाएंगे 3000 से भी ज्यादा पुलिस वालों के नाक के नीचे से। और एग्जैक्टली प्रोफेसर ने ये करके भी दिखाया था। उसने सबके नाक के नीचे से रकेल को बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचा दिया था। प्रेजेंट में कहानी बैंक ऑफ स्पेन के सामने वाले पुलिस स्टैंड पर फोकस होती है, जहाँ कर्नल काफी गुस्से में था और वो आर्मी को बुलाने का डिसाइड करता है जो सीधा बैंक में घुसने वाली थी। एंजल एंड बाकी लोग कर्नल को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्री का इंटरनल मैटर है तो इसमें आर्मी को मत घुसेड़ो, पर कर्नल बात नहीं सुनता और वो आर्मी में मेजर सगस्टा को कॉल करके बुला लेता है जो अपने घर पर था। मेजर सगस्टा एग्री करता है और बोलता है कि वो आर्मी वाले बंदे खुद से चुनेगा और वो बोलता है कि वो आर्मी की अपनी टीम चूज करेगा जो बेरहम होगी और इस काम के लिए परफेक्ट होगी। अगेन फ्लैशबैक में कहानी जाती है एंड प्लान डिस्कस करते हुए प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि एक पॉइंट के बाद पुलिस से जब काम नहीं बन रहा होगा तो आर्मी को बुलाया जाएगा और आर्मी वाले होस्टेजेस के साथ साथ सब लोगों को मार देंगे, बिकॉज उन आर्मी वालों के लिए होस्टेजेस का मरना कोलेटरल डैमेज की जैसा होता है और इससे सब कुछ खत्म होने के चांसेस है। अगेन प्रेजेंट में रकेल बैंक ऑफ स्पेन में लीड करने लगती है एंड वो पलेर्मो से पूछती है कि अब तक कितना सोना तुम लोगों ने पिघला लिया है। तो पलेर्मो बोलता है कि 59 टन अब तक पिघल चुका है और 31 टन अभी तक से बाकी है। तो रकेल काम बंद करने बोलती है बिकॉज यहाँ से इन्हें निकलना था और उनके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे थे। यहाँ पर बाहर पुलिस उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही थी जिसके जरिए रकेल को बैंक ऑफ स्पेन में लाया गया था। हेलीकॉप्टर को प्रोफेसर का आदमी मार्सेला चला रहा था और पुलिस लगातार उसके पीछे थी कि जैसे ही वो लैंड करता है उसे वो पकड़ लेंगे सिर्फ 11 मिनट में। पर ये 11 मिनट बहुत थे और इसमें तो मार्सेला बहुत कुछ कर सकता था बचने के लिए। यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में हम आर्टोरिटो को देख पाते हैं जिसे मनीला ने गोली मारी थी बिकॉज वो मोनिका को मारने वाला था। हेलसिंकी उसे ले जाता है और आर्टोरिटो के घाव इतने भी गहरे नहीं लग रहे थे। पालेर्मो सोना पिघलाने वाली जगह पर जाके बोगोटा को काम बंद करने बोलता है, पर बोगोटा गुस्सा था और उसे ऐसा लग रहा था कि रकेल बैंक में आने के चलते इन सब का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और इनमें आपस में ही बहस होने लगती है। यहाँ पर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसे एलिसिया ने बांध कर रखा था और वो भी एक बड़े से चेन से। वो प्रोफेसर को काफी सवाल कर रही थी कि रकेल बैंक में कैसे घुसी, तुम लोग सोना बाहर कैसे निकालोगे, अंदर एग्जैक्टली कितने लोग हैं। वैसे ही सेम सवाल हर बार वो पूछ रही थी, पर प्रोफेसर मुंह नहीं खोलता है। तो एलिसिया उसके पैर में एक गोली मारती है ताकि प्रोफेसर डर के मारे मुंह खोले, पर था तो प्रोफेसर सबका लीडर ना, वो कैसे मुंह खोल सकता था। और जब वो मुंह खोलता है वो एलिसिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे वो बोलता है कि वो लोग सोने को डायरेक्टली गटर में फेंकने वाले थे जो सीधा बह के शहर के बाहर आएंगे और उसे ये लोग वहाँ से कलेक्ट करने वाले थे। पर ऑब्वियसली एलिसा यकीन नहीं करती। देन वो उसे गुस्से में प्रोफेसर के बेस के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ पर नीचे
दूसरी तरफ एक गहरा नाला था और वो उसे डायरेक्ट धक्का दे देती है और एक चेन से बांध के उसे अगेन सेम सवाल करती है और इस बार वो उसके सर पर गन पॉइंट करती है, पर फिर भी प्रोफेसर मुंह नहीं खोलता और कहता है कि वो अगर मर भी गया फिर भी सभी लोग आराम से बैंक से निकल जाएंगे, तो तुम मुझे मार दो, वैसे भी उसका कोई काम नहीं। एलिसिया फ्रस्ट्रेट होकर प्रोफेसर को वहीं पर लटका के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पुलिस टेंट में कर्नल को ये लगने लगता है कि शायद एलिसिया भी प्रोफेसर से मिली होगी और इसीलिए वो शुरुआत से उसके प्रति सॉफ्ट थी, पर एंजल उसे अगेन क्रॉस करता है और बोलता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई भी सबूत ना हो। तो कर्नल एलिसिया जो प्रोफेसर को पकड़ने आई थी वो उसी को गद्दार घोषित करने पे तुला हुआ था और वो उसके खिलाफ सबूत बनाने लगता है, जिसके चलते वो इस पूरे ऑपरेशन को खुद ही लीड कर पाए और वो उसके एक अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर करा देता है, जो स्टेटमेंट देखने पर ऐसा लगे कि प्रोफेसर के आदमियों ने उसे पैसे भेजे हैं। और गाइस इसके बाद से अब कुछ अनवांटेड चीजें भी यहाँ पर होने वाली है, पर मैं सिर्फ आपको मेन प्लॉट पर फोकस करवाऊंगा। तो अगेन कहानी हेलीकॉप्टर पर फोकस होती है। जिस हेलीकॉप्टर को मार्सेला चला रहा था वो हेलीकॉप्टर को एक खेत में रोक देता है जहाँ पर प्रोफेसर के 2 आदमी पहले से ही मौजूद थे, तो वो मार्सेला को दूर छुपा के खेत में खड़े हो जाते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर के पास, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो यहाँ पर भेड़ को चराने आए हैं। और जैसे ही हेलीकॉप्टर को टैप करते हुए पुलिस वहाँ पर आती है, प्रोफेसर के साथ काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी पुलिस को बोलता है कि वो इस फार्म का मालिक है और दूसरा आदमी उसके लिए काम करता है भेड़ चराने के लिए। तो पुलिस उस पर यकीन करके उससे पूछती है कि जो ये हेलीकॉप्टर चला रहा था वो आदमी कहाँ पर गया। तो ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो एक रेड कलर के वॉल्वो कार में यहाँ से भागा है। और ये बूढ़ा आदमी पुलिस को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में इस खेत का मालिक है, वो पुलिस वालों से झगड़ने लगता है और उन्हें बोलता है कि उसकी 3-4 भेड़े इस हेलीकॉप्टर के चलते मारी गई, तो इसका पैसा कौन देगा। पुलिस उसे इग्नोर करके रेड वॉल्वो कार को ढूंढने लगती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और जब इस कार को रोका जाता है तो उसमें एक रैंडम बंदा था जिसे बंदी बनाया गया था, जिसे प्रोफेसर के आदमियों ने किडनैप करके धमका के इस कार में बंदी बनाया था। और इस बार अगेन पुलिस बेवकूफ बन जाती है बिकॉज उनके हाथ में मार्सेला नहीं लगा था। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ मार्सेला और प्रोफेसर के बाकी 2 आदमियों को वहाँ से एक ट्रक में भागता हुआ देखते हैं। देन हम एलिसिया को देखते हैं जो प्रोफेसर को मौका देती है रैकेल से बात करने का, जो बैंक ऑफ स्पेन में थी। प्रोफेसर रैकेल एंड बाकी सबको ये बोल देता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और वो शायद उनसे आखिरी बार बात कर रहा है, तो तुम लोग प्लान को ठीक से फॉलो करो। प्रोफेसर सबका नाम लेके एक एक करके सबको सॉरी बोलता है और फोन कट हो जाता है। और उसके तुरंत बाद सभी लोग बैंक ऑफ स्पेन के बाहर पूरी मिलिट्री को आता हुआ देखते हैं और उसे देख के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम बैंक में जितने रॉबर्स थे यानी कि पालेर्मो, बोगोटा, हेलसिंकी, टोक्यो, डेनवर, मोनिका, मनीला और बाकी सभी लोग वो सभी गन्स लेके आर्मी वालों से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। पर उससे पहले प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक ये एक और चांस लेने वाले थे। रैकेल, मोनिका एंड टोक्यो तीनों भी निहत्ती व्हाइट फ्लैग लेके बाकी हॉस्टेजेस के साथ बाहर जाती है और इतने हॉस्टेजेस को देख के आर्मी वाले एंड पुलिस वाले अपनी गन्स को स्टैंड बाय पर रखते हैं। देन रैकेल कर्नल को आवाज लगा के उससे बात करने की करती है। कर्नल स्टार्ट में तो इन तीनों को गोली मारने का सोचता है, पर बाकी एजेंट्स की बात सुन के वो भी निहत्था रैकेल के सामने जाता है। तो रैकेल उससे बात करके बोगोटा को वीडियो कॉल करती है बैंक के अंदर और गांदिया की हालत दिखाती है। जी हाँ गाइस, गांदिया वो अभी तक से जिंदा था। सीजन 4 के एंड में मैंने उसे मरा हुआ समझा था और आपको भी थोड़ी गलत जानकारी मैंने दी, उसके लिए सॉरी। पर यहाँ गांदिया की हालत दिखा के रैकेल एक डॉक्टर की मांग करती है जो बैंक के अंदर आएगा गांदिया की ट्रीटमेंट करने के लिए। और इसके पीछे इन चोरों का सिर्फ एक ही मकसद था, 1 से 1.5 घंटा इन्हें एक्स्ट्रा चाहिए था ताकि ये लोग वहाँ से भाग जाए। पर कर्नल को ये बात समझ जाती है और वो बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं अभी अंदर आर्मी भेजने वाला था और तुम्हें टाइम चाहिए यहाँ से भागने के लिए और इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया। तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, उल्टा तुम ही गांदिया को बाहर आजाद करो और वहाँ पर ही वो लोग उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। रैकेल डिस्कस करके ये बात मान जाती है और कर्नल से बात करके उसे ये भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर पकड़ा गया है एंड एलिसा के कब्जे में है। ये बात अभी तक से पब्लिक नहीं हुई है, यानी प्रोफेसर वापस आ सकता है, ये चांसेस अब बढ़ गए थे बिकॉज कर्नल और बाकी लोगों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि प्रोफेसर एलिसिया के कब्जे में है। इनमें आपस में डिस्कशन चल ही रहा था कि गांदिया अंदर बोगोटा को उकसाने लगता है कि कैसे उसने नायरोबी को मारा और कैसे बोगोटा नायरोबी को चाहता था। ये सुन के बोगोटा गांदियों को बहुत मारता है। पैलेर्मो एंड डेनवर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रियो भी बोगोटा का साथ देता है और अगर ये लोग गांदिया को मार देते तो बाहर रैकेल एंड कर्नल के बीच गांदिया के ट्रीटमेंट को लेकर जो भी बात चल रही थी वो रुक जाती एंड आर्मी तुरंत अंदर घुस के सबको मार देती।
यहाँ पर अंदर पालेर्मो भी फाइनली गांदिया को मारने के लिए रेडी था, बिकॉज वो भी काफी गुस्सा हो चुका था। और यहाँ पर बाहर हॉस्टेजेस के साथ रकेल, टोक्यो एंड मोनिका अंदर वापस आती है और इन्हें अब थोड़ा सा टाइम मिल गया था जब आर्मी अंदर नहीं आने वाली थी और गांदिया को इन्हें बाहर भेजना था। टोक्यो बोगोटा को रोक लेती है जो गांदिया की गर्दन तोड़ने वाला था, पर गांदिया टोक्यो को भी उकसाने लगता है, जिसके चलते टोक्यो भी उसे खूब मारती है। यहाँ पर जो हॉस्टेजेस थे उनमें से अपना बेवकूफ उर्फ आर्थोरितो भी था और वो अगेन वहाँ पर पड़े बुलेट प्रूफ जैकेट्स को एंड हथियारों को उठा के सबको दे देता है और इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता बिकॉज ये लोग गांदिया को मारने में बिजी थे। आर्थोरितो रॉबर्स पर गोली चलाने लगता है, पर उल्टा दो हॉस्टेजेस ही घायल हो जाते हैं एंड डेनवर के हाथ पर एक गोली लग जाती है। गांदिया को वहीं पर बांध कर रख दिया जाता है और यहाँ पर सारे हॉस्टेजेस बैंक ऑफ स्पेन में भागने लगते हैं। गवर्नर का प्लान था एक ऐसे वॉल्ट में जाना जहाँ की दीवारें स्टील की थी और सभी उसी की तरफ भागने लगते हैं, पर तभी रॉबर्स भी वहाँ आके इन पर गोली चलाने लगते हैं और इन्हें काफी डराते हैं। असल में टोक्यो एंड पैलेर्मो हॉस्टेजेस के बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली चला रहे थे ताकि इन्हें चोट भी ना पहुंचे और ये लोग डरे। यहाँ पर बाहर कर्नल काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो मेजर सगास्टा को अंदर जाने का ऑर्डर देता है और अगेन आर्मी वाले अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर बैंक में आर्थोरितो एंड हॉस्टेजेस प्लान के मुताबिक वॉल्ट में तो नहीं जा पाते, पर इन्हें वो रूम मिल जाती है जहाँ पर रॉबर्स ने अपने हथियार रखे थे जो काफी सारे थे और हॉस्टेजेस एंड रॉबर्स में आपस में कई बार क्रॉस फायर होता है। गवर्नर आर्थोरितो को रोकने की काफी कोशिश करता है पर आर्थोरितो बात नहीं मानता। धीरे धीरे सभी हॉस्टेजेस पकड़े जाते हैं सिवाय 4 लोगों के, जिसमें गवर्नर एंड आर्थोरितो शामिल थे। यहाँ बाहर एलिसिया अपने फोन पर ये रिकॉर्डिंग करती है कि उसने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और प्रोफेसर के मुंह से वो ये बात उगलवा लेती है कि सच में प्रोफेसर को उसी ने पकड़ा है। देन तभी मार्सेला एंड बूढ़ा यानी कि प्रोफेसर के दोनों आदमी वहाँ पर बेस पर आते हैं, तो एलिसिया प्रोफेसर को मार के एक इंजेक्शन देके उसे बेहोश करती है और उसे बेड पर सुला देती है। जब ये दोनों अंदर आते हैं तो इन्हें लगता है कि प्रोफेसर सो रहा होगा, पर सुन एलिसिया इन दोनों को यानी कि बूढ़े को एंड मार्सेला को मार के बंदी बना लेती है। और गाइस, जितना हमें लग रहा था एलिसिया उससे काफी पावरफुल थी, जिसने 3 बंदों को मार गिराया और उन्हें बंदी बना लिया। यहाँ पर बैंक में आर्थोरितो जो हथियार हाथ में आए उसका इस्तेमाल करके डेनेवर, पालेर्मो, मैनिला एंड रैक्वेल पर उसे यूज कर रहा था और ये हथियार थे बम, फ्लेम थ्रोअर, मशीन गन और इससे सभी लोग परेशान हो रहे थे। और गोलियों की आवाज सुन के मिलिट्री और भी तेजी से अंदर आने की प्रोसेस में लगी थी, तो रकेल बोगोटा को ऑर्डर देती है कि गांदिया को बाहर भेज दो, इससे उन्हें टाइम मिलेगा। तो गांदिया को बाहर भेज दिया जाता है उसके ऊपर स्मोक बम लगा के, ताकि गांदिया मिलिट्री वालों को ये ना बता पाए कि हॉस्टेजेस एंड रॉबर्स में गोलीबारी चल रही है। और यहाँ पर बैंक के अंदर मोनिका एसी डक्ट के थ्रू पीछे से जाके आर्थोरितो पर 2-3 गोलियां चला देती है, जिससे वो मरने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में अब सभी हॉस्टेजेस पकड़े गए थे एंड जख्मी आर्थोरितो को ऑक्सीजन लगा के उसे शॉक देके उस पे बेसिक ट्रीटमेंट करके सभी रॉबर्स उसे भी बाहर भेज देते हैं एंड आर्थोरितो के साथ गवर्नर को भी बाहर भेजा जाता है। और गाइस, गवर्नर के हाथ में एक ऐसी हथकड़ी थी जिसमें एक माइक फिट किया गया था और ये जो माइक है वो आगे काफी काम में आएगा और इसका मेन पर्पस तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब जो पब्लिक रॉबर्स को सपोर्ट कर रही थी वो थोड़ा सा डर जाती है बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई हॉस्टेज इतना इंजोर हुआ था। अब कर्नल गवर्नर के सामने बैठ के उससे पूछताछ करता है कि अंदर क्या क्या हुआ, तो गवर्नर बोलता है कि सब शांति से चल रहा था, पर आर्थोरितो ने रॉबर्स पर गोलियां चलाई जिसमें उसी ने 2-3 हॉस्टेजेस को जख्मी कर दिया। और रॉबर्स जो है वो आर्थोरितो को कुछ भी करना नहीं चाहते थे, पर उसने उनपे बम एंड मशीन गन चलाई और इसीलिए उन्होंने प्रतिकार करने के चक्कर में उस पर गोलियां चलाई, जिसके चलते वो इतना जख्मी हुआ। तो कर्नल बोलता है कि मैं पब्लिक में ये झूठ बोल दूंगा कि सारे हॉस्टेजेस पर गोलियां आर्थोरितो ने नहीं चलाई बल्कि रॉबर्स ने ही चलाई। also कर्नल ये भी बोलता है कि वो लोग आर्थोरितो को भी मार देंगे जो अभी जिंदा है, ताकि रॉबर्स पर आसानी से ब्लेम किया जा सके कि रॉबर्स अब पागल होके हॉस्टेजेस को मार रहे हैं। और गाइस, ये सभी चीजें उस हथकड़ी में रिकॉर्ड हो रही थी जिसमें एक माइक फिट किया गया था। फिर कर्नल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था, तो वो अपने आदमियों को बोलता है जब तक मैं वापस नहीं आता अंदर हमला मत करना। यहाँ बैंक में मोनिका को काफी गिल्टी फील हो रहा था कि उसने किसी पे गोली चलाई, तो मनीला आके उसे समझाती है। देन गाइस, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अगेन बर्लिन को हम देख पाते हैं और वो अपने बेटे को मना लेता है उसकी लाइफ की पहली चोरी करने के लिए और वो उसकी टीम को अपने बेटे राफेल से मिलवाता है। और ये लोग एक म्यूजियम में 16 किलो प्राचीन सोने के बर्तन चुराने वाले थे। इनके पास उन प्राचीन बर्तनों की कॉपी ऑलरेडी रेडी थी, तो इनका एग्जैक्ट प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता है ये तो हमें अगले एपिसोड में डिटेल में पता चल ही जाएगा।
अब अगेन प्रेजेंट में कर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और यहाँ पर वो प्रेस के सामने एलिसिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है कि वो प्रोफेसर से मिली हुई है और वो प्रेस को आगे ये भी बोलता है कि इसीलिए एलिसिया ने स्टार्ट से रॉबर्ट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की। उसने रिजाइन भी इसलिए किया ताकि वो प्रोफेसर को सपोर्ट करना चाहती थी और अब वो इसलिए गायब हो गई और शायद वो अभी प्रोफेसर के साथ ही होगी और काम कर रही होगी। फिर वो कुछ सीसीटीवी फेक फुटेज भी दिखाता है और बैंक के स्टेटमेंट्स भी, जिससे एलिसिया के अकाउंट में काफी सारे पैसे जमा हुए थे। प्रोफेसर ये सुन के खुश हो जाता है बिकॉज एलिसिया अब फंस चुकी थी और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। असल में एलिसिया सीक्रेटली काम करके प्रोफेसर को पकड़ना चाहती थी, पर इसी सीक्रेट काम के चलते कर्नल ने उसी को धोखेबाज समझ के उसके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी। और अगर वो सामने आके अब सब कुछ सच भी बोल देती तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करने वाला था। तो प्रोफेसर उसे समझाने लगता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। तभी एलिसिया जो प्रेग्नेंट थी वो अब बच्चे को जन्म देने लगती है। यहाँ पर बैंक में सभी रॉबर्स एमोस गन्स लेके रेडी थे बिकॉज अब जैसे ही कर्नल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी, आर्मी वाले अंदर आने वाले थे और बैंक के अंदर पलेर्मो सबको लीड करके किलाबंदी करने लगता है और वो प्लान करके अपने ही गैंग के 3 लोगों को रिस्क जोन में रख के बाकी लोगों के साथ आर्मी से लड़ने का प्लान करता है। और ये एक्चुअल बैटल होने वाला था आर्मी एंड रॉबर्स के बीच में। पर यहाँ पर इन्हें ये उम्मीद भी थी कि प्रोफेसर वापस आ सकता है और यहाँ पर हम प्रोफेसर के बेस पर एलिसिया को देखते हैं और वो अब दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो प्रोफेसर के काफी मनाने के बाद वो उसके हाथ खोल देती है एंड प्रोफेसर आजाद होके एलिसिया की डिलीवरी करता है और एलिसिया यहाँ पर एक लड़की को जन्म देती है। कर्नल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके पुलिस टेंट में वापस आता है एंड आर्मी मेजर सेगस्टा से बात करके ये प्लान डिसाइड होता है कि आर्मी का पूरा यूनिट छत से अंदर घुसेगा जहाँ पर एक स्टील की परत है, वहाँ वो लोग बम लगा के उसे उड़ा के अंदर जाएंगे। और इनमें ये भी बात होती है कि रॉबर्ट्स को ये एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। तो प्लान डिसाइड होते ही आर्मी बैंक के ऊपर चढ़ती है और वो भी वहाँ से जहाँ से कोई भी रॉबर इन्हें नहीं देख सकता, यानी कि एक ब्लाइंड स्पॉट से। और गाइस यहाँ पर बैंक में सच में रॉबर सिर्फ खिड़की में, डोर में एंड बैक साइड पर ही नजर गड़ा के बैठे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था कि या तो आर्मी वाले सामने से आएंगे या तो खिड़की से, और उन्हें ये भनक तक नहीं थी कि आर्मी वाले छत से भी आ सकते हैं। और हेलसिंकी ऊपर के फ्लोर पर बस सेफ्टी के लिए कुछ बोरिया लगा रहा था ताकि उसके पीछे बैठ के आर्मी वालों से लड़ा जा सके। और बाकी सभी रॉबर्स नीचे के फ्लोर्स पर थे और इनमें से एक रॉबर ही सभी हॉस्टेजेस को संभाल रहा था और बाकी हथियार लेके रेडी थे। आर्मी वाले छत पर आके 4 से 5 बम लगा के एक छत को उड़ा देते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे पलेर्मो समझ जाता है कि आर्मी वाले ऊपर से आ रहे हैं और वो अपने सभी साथियों को ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगता है। यहाँ पर प्रोफेसर भी न्यूज में देख लेता है कि बैंक ऑफ स्पेन में आर्मी वाले घुस चुके हैं। अब प्रोफेसर यहाँ से कमान संभाल सकता था बिकॉज एलिसिया अब शांत थी और उसके बच्चे को संभाल रही थी और अब ऐसा नहीं लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो प्रोफेसर को क्रॉस करेगी। इसके 2 रीजंस थे। एक रीजन ये था कि उसका बिना कुछ किए ही क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया था और उस पर एक थप्पा लग गया था कि वो प्रोफेसर की गैंग से मिली हुई है, और दूसरा ये कि वो अपने बच्ची को देख के काफी खुश थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम हेलसिंकी को देखते हैं जो ऊपर के फ्लोर पर फाइट के लिए बुरिया लगा रहा था, पर धमाका होते ही 2 टन का एक बड़ा सा पुतला जो कमरे में था वो हेलसिंकी के पैर पर गिर जाता है, जिसके चलते उसका एक पैर चकनाचूर हो चुका था। वो बेहोश हो जाता है, पर पलेर्मो, रियो, बोगोटा और बाकी बैकअप ऊपर आते हैं। हेलसिंकी होश में आके आर्मी वालों पर गोली चलाने लगता है और प्रोफेसर भी पलेर्मो से कनेक्ट हो चुका था, तो वो पलेर्मो को गाइड करने लगता है बिकॉज उसके बेस पर सभी कैमरास में क्या हो रहा है ये सब कुछ दिख रहा था। रियो, पलेर्मो, बोगोटा ये तीनों भी हेलसिंकी के पास जाते हैं एंड आर्मी वालों के साथ क्रॉस फायर करने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ मनीला, डेनवर एंड टोक्यो बैंक के दूसरी छत से धमाके के गड्ढे से जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो आर्मी वालों को पीछे से मारे। पर प्रोफेसर इन्हें बोलता है कि तुम लोग छत पर मत जाओ, वहाँ 100 से भी ज्यादा स्नाइपर्स हैं जो तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। तो एक काम करो, सारे हॉस्टेजेस को लेके आओ और उनके साथ मिक्सड अप होके चुपके से गन्स को बैग में रख के पैरों में बांध के गड्ढे में कूद जाना और पीछे से आर्मी वालों पर हमला करना। इससे स्नाइपर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर बर्लिन अपने बेटे राफेल अपनी गर्लफ्रेंड एंड टीम के साथ म्यूजियम में जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक आर्टिस्ट थी तो उसे म्यूजियम में पियानो बजाने के लिए इनवाइट किया गया था बिकॉज उस दिन उस म्यूजियम में पार्टी थी। तो यहाँ पर बर्लिन एंड उसका बेटा उस वॉल्ट में घुसते हैं जहाँ पर वो सोने के बर्तन थे और उस वॉल्ट के सामने जो गार्ड था उसे बर्लिन का पार्टनर मार्सेला डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, वही मार्सेला जिसने अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर उड़ाया था। और यहाँ पर बर्लिन एंड उसका बेटा राफेल
अपने हैकिंग एंड कोडिंग के स्किल्स की मदद से आराम से चोरी करके $15 मिलियन के सोने के बर्तन लेके वहाँ से उड़ जाते हैं। और ये बर्लिन के बेटे की पहली चोरी थी। और गाइज इन पूरे 5 एपिसोड्स में बर्लिन हमें इतनी ही बार दिखाया गया है। अब इसके बाद बर्लिन हमें नहीं दिखाया जाता। अगेन कहानी प्रेजेंट में आती है और पालेर्मो, रियो एंड बोगोटा आर्मी वालों पर फायर कर रहे थे और एक पॉइंट पर पालेरो उन पर एक मिसाइल से हमला करता है जिससे काफी आर्मी वाले घायल हो जाते हैं। तो टाइम मिलते ही पालेर्मो हेलसिंकी के पैरों पर पट्टी बांधने लगता है, पर हेलसिंकी का पैर उस पुतले के नीचे आने के चलते पूरी तरीके से टूट चुका था और उसे निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। और हेलसिंकी उसका पैर काटने को बोलता है बिकॉज उसे काफी तकलीफ हो रही थी। पालेर्मो उसकी बात ना सुन के आर्मी वालों के साथ क्रॉस फायर करने लगता है। रियो एंड बोगोटा एक बड़े से बीम को देखते हैं जिससे पुतले को उठाया जा सकता था। तो वो लोग स्मोक ग्रेनेड्स फेंक के धुआं होते ही गोलियों से बचते हुए उस बीम को ले आते हैं एंड उसकी मदद से उस पुतले को उठा के हेलसिंकी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही हेलसिंकी बाहर निकलता है, बोगोटा उसे लेके नीचे जाता है ताकि वो उसकी बेसिक ट्रीटमेंट कर पाए। एंड दूसरी तरफ दूसरे छत से डेनवर, टोक्यो एंड मैनिला हॉस्टेजेस के साथ छत पर आते हैं ताकि स्नाइपर्स कंफ्यूज हो जाए और उन पर फायर ना करे। पर बुरी खबर ये थी कि फ्रंट गेट से और भी ऑफिसर्स कर्नल भेज रहा था जो बैंक में घुसने वाले थे। पर प्रोफेसर कर्नल को कॉल करके ये बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग्स है और वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कर्नल बोल रहा था कि वो आर्थोरितो को खुद ही मार देगा ताकि रॉबर्स पर ब्लेम जाए। और वो ये भी फेक न्यूज फैला देंगे कि असल में आर्थोरितो ने नहीं बल्कि रॉबर्स ने ही 2 हॉस्टेजेस को भी घायल किया है। और प्रोफेसर धमकी देता है कि वो ये रिकॉर्डिंग्स मीडिया में दे देगा। और तो और वो ये भी धमकी देता है कि वो तुम्हारे अकाउंट में इलीगल तरीके से $10 मिलियन डाल देगा जिसके चलते तुम फंस सकते हो। तो कर्नल डर के मारे ऑफिसर्स को अंदर नहीं भेजता, जिसके चलते जितने भी आर्मी वाले अब तक बैंक में घुस चुके थे वो अब अकेले पड़ गए थे। देन छत से मैनिला, डेनवर एंड टोक्यो उस गड्ढे में कूद जाते हैं और पीछे से इन आर्मी वालों पर हमला करने लगते हैं। अब गाइस टू बी सरप्राइज, इन आर्मी वाले लोगों में गांधिया भी था। जी हाँ गाइस, वही जिसे शुरुआत में रॉबर्ट्स ने जाने दिया था। रॉबर्ट्स आगे से एंड गड्ढे में कूदते ही पीछे से भी दोनों तरफ से आर्मी वालों को घेर लेते हैं एंड इनमें आपस में काफी फायर एक्सचेंज भी होता है। और सुन रैकेल एंड बाकी जितने भी रॉबर्ट्स थे वो भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। आर्मी वाले शातिर तरीके से एक कमरे में रकेल, रियो, पालेर्मो एंड मोनिका को फंसा देते हैं जो एक वॉल्ट था और उसकी दीवारें स्टील्स की थी, तो इन्हें यहाँ से निकलना काफी मुश्किल था। तो दूसरी तरफ टोक्यो, डेनवर एंड मैनिला अकेले पड़ जाते हैं और आर्मी इन तीनों पर चार्ज करने लगती है। तो वो तीनों किचन एरिया में छुप जाते हैं, यानी अब आर्मी वाले बीच में थे एंड आर्मी वालों ने कुछ लोगों को वॉल्ट में बंद करके रखा था और कुछ किचन में थे। बस अब इन रॉबर्ट्स में से बोगोटा एंड उसके 2-3 साथी थे जो सोना पिघलाने का काम कर रहे थे, वो भी नीचे के फ्लोर्स पर। तो अब बोगोटा और बाकी 2-3 लोगों को हेल्प के लिए बुलाया जाता है या नहीं, ये हमें आखिरी एपिसोड में पता चल ही जाएगा। एपिसोड 4 इसी के साथ यहाँ पर एंड होता है। और गाइस अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 जो है वो असल में आखिरी एपिसोड है और बाकी के जो 5 एपिसोड्स है वो असल में 3 दिसंबर को रिलीज होने वाले हैं। यानी कि मनी हाइस्ट सीजन 5 के बचे हुए 5 एपिसोड्स दिसंबर 3 को रिलीज होंगे। तो आखिरी एपिसोड में जो कुछ भी होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आखिरी एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 5 में काफी एक्शन होने वाला है, तो मैं आपको इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये लोग आपस में काफी गोलियां चलाते हैं। और गाइज इस एपिसोड में हमें टोक्यो की काफी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड एक रॉबरी में मारा गया था और कैसे प्रोफेसर ने उसे अपने टीम में भी शामिल किया। और भी बहुत कुछ टफ है जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और टोक्यो की बैक स्टोरी क्यों दिखाई जा रही थी इसके बारे में हमें एंड में पता चल ही जाएगा। प्रेजेंट में हम डेनवर, मैनिला एंड रियो को देखते हैं जो किचन में थे और वो लोग एक स्टील के बड़े से मोटे टेबल को किचन डोर्स पर लगाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके थ्रू आर्मी वालों पर वो लोग अटैक कर रहे थे और उन पर गोलियां चला रहे थे। आर्मी वाले कुछ समय के लिए चुप कर रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो साइड के दीवार को तोड़ के जाएंगे। तो इन्हें ये करने से रोकने के लिए प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि गांधिया को उकसाओ ताकि वो मेजर सगस्ता की ऑर्डर ना माने और गलती करे। तो टोक्यो उसे चिढ़ाने लगती है और उसके फैमिली पर बात करके उसे छेड़ती है, जिससे गुस्सा होके गांधिया एक नेट किचन में फेंक देता है जो मेजर सगस्ता का प्लान नहीं था और टोक्यो को यही चाहिए था। वो उस फेंके बम को कैच करके अगेन बाहर फेंक देती है, जिससे एक आर्मी वाला मारा जाता है और 2-3 आर्मी वाले बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। अब ऑर्डर फॉलो नहीं किए इसलिए मेजर सगस्ता एंड उसकी एक ऑफिसर गांधिया को काफी मारते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बोगोटा एंड उसके 2-3 आदमी गैस कटर से उस स्टील की दीवार को काट रहे थे जिसमें पालेर्मो, रकेल, रियो एंड मोनिका अटके थे और किचन की तरफ आर्मी वाले दूसरी साइड की दीवार तोड़ रहे थे।
वो उस दीवार पर ड्रिल करते हैं ताकि उसमें वो बम फिट करके उसे उड़ा सके। पर टोक्यो किचन के सेकंड एरिया में जाके उस ड्रिल वाले होल्स के अंदर गोली चलाती है, जिससे 2 आर्मी वाले और घायल हो जाते हैं। पर किचन के दूसरे हिस्से से टोक्यो बाहर स्नाइपर्स को दिख रही थी और जो स्नाइपर्स थे वो टोक्यो पर गोली चला देते हैं। अब टोक्यो काफी जख्मी थी और आर्मी वाले किचन के दीवार पर बम फिट करके उसे उड़ाने वाले थे। तो खतरा देख के मैनिला को डेनवर वेटर के लिफ्ट से नीचे भेज देता है, वो भी उन रस्सियों से लटका के, और वो टोक्यो को ले जाने लगता है। पर टोक्यो अब हिल भी नहीं सकती थी और वो डेनवर को आगे जाने बोलती है बिकॉज उसका बचना अब नामुमकिन था। यहाँ पर स्टील की दीवारों से पालेर्मो एंड बाकी लोग निकल आते हैं एंड रियो टोक्यो को बचाने के लिए नीचे के फ्लोर से ड्रिल करने लगता है। अब डेनवर भी ना चाहते हुए भी वेटर लिफ्ट वाले रास्ते से रस्सी पे लटक के नीचे चला जाता है। यानी ओवरऑल सभी रॉबर्स अब सेफ थे और नीचे के फ्लोर्स पर थे। रियो जो है वो नीचे के फ्लोर पर ड्रिल करके टोक्यो को देखता है और उसका हाथ पकड़कर ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और टोक्यो काफी खुश थी और इमोशनल भी कि रियो उसके लिए यहाँ तक आया। जल्द ही किचन की दीवार को उड़ा दिया जाता है और आर्मी वाले अंदर आते हैं। तो टोक्यो रियो को वहाँ से जाने बोल के आर्मी वालों पर गोलियां चलाने लगती है, पर कोई भी फायदा नहीं था। आर्मी वाले टोक्यो को गोलियों से मार देते हैं। टोक्यो अब बेहोश पड़ी हुई थी तो गांधिया वहाँ पर आता है और उसे देखकर हंसने लगता है और वो काफी खुश लग रहा था। पर यहाँ पर एक भयानक सीन आता है। असल में टोक्यो ने ग्रेनेड्स की माला पहनी हुई थी जिसकी सुइया उसने अपने हाथ में निकाल ली थी और सारे के सारे ग्रेनेड्स आखिर में फट जाते हैं और टोक्यो के चीथड़े उड़ जाते हैं और शायद गांधिया और बाकी आर्मी वाले भी इस धमाके में मारे जाते हैं। और ये सबसे खतरनाक सीन था और इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइज आगे भी बैंक ऑफ स्पेन में काफी रॉबर्स जिंदा बचे हुए हैं और टोक्यो तो मर चुकी है। हेलसिंकी काफी जख्मी है। प्रोफेसर बाहर शॉक में है कि उसने टोक्यो को खोया और पुलिस वाले तो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तो क्या रॉबर्स इस सिचुएशन से निकल पाते हैं या नहीं, ये हमें मनी हाइस्ट के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में पता चल ही जाएगा, जो अभी तक से रिलीज ही नहीं हुई है। यानी कि बचे हुए 5 एपिसोड्स 3 दिसंबर को रिलीज होंगे और मैं वो एपिसोड्स भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो दोस्तों ये थी मनी हाइस्ट सीजन 5 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। ऑल्सो गाइज अगर आपको मनी हाइस्ट की मुझसे भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप लोग मेरे दोस्त एक्सप्लेनेशन आवर को भी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी ऑल पर कर देना, बिकॉज वो काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने में भी काफी हेल्प की है। तो मेक श्योर कि आप लोग उन्हें सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।